आप सभी मित्रों को फिर से द भारतीय वॉइस ऑफ इंडिया की तरफ से मेरा नमस्कार। 12 जुलाई से चल रही इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी की सीरीज पर आज हमारा यह फाइनल वीडियो है। तो आज हम फाइनल 3 रिपोर्ट्स पर बात करेंगे जो कुछ इस प्रकार रहेगी। मोड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन इन सेंट्रल इंडिया, मैन्युफैक्चर ऑफ वायर आयरन इन सदर्न इंडिया, और जो आज की लास्ट रिपोर्ट रहेगी वह रहेगी एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन वेस्टर्न इंडिया। तो सबसे पहली रिपोर्ट आज की है वो है किस प्रकार से मध्य भारत में आयरन का मैन्युफैक्चर किया जाता था। इस रिपोर्ट में राइटर ने उस समय की मध्य भारत की प्रमुख लोहे की खदानों के बारे में बताया है जो जबलपुर, पन्ना, बरागांव, कटोला और सागर में थी, और इनमें से हर एक जगह पर अलग तरह के अयस्क थे। उदाहरण के लिए देखें तो कटोला में केन नदी के किनारे बहुत सारी खदानें थी। अब आप इनकी विविधता, डाइवर्सिटी देखिए कि आप पश्चिम की तरफ जाते जाइए और मार्ग में आने वाली हर एक खदान में आपको अलग नेचर का अयस्क मिलेगा। किसी में ऑक्साइड की मात्रा कम है तो किसी में ज्यादा, कोई कम मेलिएबल डक्टाइल है तो कोई ज्यादा। और यह सिर्फ मध्य भारत के बारे में लिखा गया है, पूरे भारत की खनिज संपदा का खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अब बात आती है आयरन के मैन्युफैक्चर की, तो उसके लिए चारकोल का उपयोग पूरे भारत में किया जाता था। हमें पूरी समझ थी कि कौन सी लकड़ी के कोयले का लोहे की क्वालिटी पर क्या असर रहेगा, और इसका पूरा अनुभव भी था। और हमारी फर्नेसेस या भट्टी की बात करें तो दिखने में वह रफ थी, लेकिन प्रोपोर्शन या अनुपातों में सटीक थी, जो कि बिना किसी उपकरणों द्वारा बनाई जाती थी, सिर्फ उंगलियों के डायमेंशंस लेकर। अब एफिशिएंसी की बात करें तो बहुत ही अधिक एफिशिएंट थी। प्रोड्यूस था 36 से 40%, क्रूड मेटल जो मिल रहा था वो था 63%, और मेलिएबल आयरन मिल रहा था 56%। उसके बावजूद भी प्रोसेस इतनी सस्ती थी कि आप उस समय के 5 पाउंड 9 शिलिंग इंग्लिश मनी में 1 टन मेलिएबल आयरन पैदा कर सकते थे। अब क्वालिटी की बात करें तो आयरन में मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की सारी क्वालिटीज थी, जो स्वीडन के बेस्ट आयरन से भी सुपीरियर था। तो कपड़ा उद्योग और हथकरघा उद्योग को पूरी तरह नष्ट करने के बाद अब अंग्रेजों की नजर पड़ी इस्पात उद्योग पर, जो कि आज की दूसरी रिपोर्ट से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आज की दूसरी रिपोर्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ बार आयरन इन सदर्न इंडिया। तो प्रतिवर्ष क्या होता था कि लगभग 1000 टन कच्चा लोहा इंग्लैंड से भारत आता था। इस बात को पूरी तरह से इग्नोर करके कि भारत में ही सुपीरियर क्वालिटी का लोहा कम लागत और सिंपल तरीके से बन सकता था। आगे इस रिपोर्ट में भारत और पश्चिमी देशों की आयरन मैन्युफैक्चरिंग की तुलना की गई है। इंग्लैंड में 1 टन बार आयरन प्रोड्यूस करने के लिए 1 टन कोयला खर्च होता था, वो भी तब जब पूरी प्रोसेस इंडस्ट्रियल स्केल पर होती थी, मतलब कि बड़े पैमाने या बड़े लेवल पर होती थी। और इसी को अगर छोटे लेवल पर करते तो और ज्यादा कोयले की खपत होती। फ्रांस, स्वीडन में 1 टन लोहा उत्पादन में 1.5 से 2.5 टन कोयला लग रहा था, और कभी कभी तो लोहा उत्पादन से 8 गुना अधिक भी खपत हो जाती थी। लेकिन फिर बात आती है हमारे भारत की, मद्रास की, जहां पर 80 रुपए टन में 1 टन लोह उत्पादन हो रहा था, और कोयले की लागत थी सिर्फ आधा टन। और यह भी तब जब पूरी प्रोसेस छोटे लेवल पर हो रही थी, छोटे पैमाने पर हो रही थी। बड़ी स्केल पर करते तो यही प्रोसेस और ज्यादा एफिशिएंट हो जाती। रिपोर्ट में यह लिखा है कि भारत का सबसे घटिया क्वालिटी का लोहा भी इंग्लैंड के बेस्ट लोहे से अच्छा था। ऐसा कोई स्ट्रेंथ या क्वालिटी टेस्ट नहीं होगा जो भारतीय लोहा पास ना कर पाए। और दूसरी तरफ इंग्लैंड का रेड शॉर्ट आयरन मोड़ने पर गाजर की तरह टूट जाता था। यह इस सीरीज की लास्ट रिपोर्ट है, और इसमें भारत के विज्ञान और कला से जुड़े अलग अलग पहलू दर्शाए गए हैं। इसका शीर्षक है एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन वेस्टर्न इंडिया। सबसे पहले इसमें यह बताया गया है कि हमें कपड़ों में डाई करना या रंग करने की और उस कलर की इंटेंसिटी को कम ज्यादा करने की भी बहुत अच्छी समझ थी, वह भी वेजिटेबल कलर से, ऑर्गेनिक कलर से और अलग अलग एसिड्स की मदद से। फिर रिपोर्ट में यह बताया गया है कि एक जगह खुदाई में एक बॉक्स मिला जिसमें 700 वर्ष पुराने कॉपर के सिक्के निकले, जिससे यह पता चला कि इतने वर्ष पूर्व हमारे पास कॉपर जैसी धातु की कोई कमी नहीं थी। और यहाँ की कला पश्चिम के फिलोसोफर्स के लिए स्टडी का बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो सकती है। फिर बात करी गई है मेडिसिन और सर्जरी की, जिसमें यह बताया गया है कि
जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग है कि भारतीय सर्जन कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद की सर्जरी कर रहे थे एक अज्ञात समय से, और जिस मेथड को बाद में यूरोपियन ने अपनाया, यूरोप में प्रैक्टिस करा गया। अब जो राइटर थे वो काफी समय तक भारत में रहे। भारत में रहकर उन्होंने बहुत सारी चीजों की स्टडी करी और कुछ सैंपल्स भी भेजे ताकि इंग्लैंड में उसकी स्टडी की जा सके, जिसमें मेन था वुड्स, जो कि हार्डेस्ट स्टील होता है। इसके अलावा नाक की सीमेंट के सैंपल्स भी भेजे। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि नाक की सीमेंट क्या होती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नाक की प्लास्टिक सर्जरी के लिए यूज होने वाला मटेरियल था वह, जी हाँ, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि भारत में नाक की प्लास्टिक सर्जरी भी हो रही थी। इंग्लैंड के फिजिशियन यहाँ से सीख कर गए और फिर वह परफॉर्म करी, और यह सब डॉक्यूमेंटेड है। मैं अपनी तरफ से यहाँ कोई तथ्य का फेरबदल नहीं कर रहा हूँ। और यह बताया गया है कि भारत में बनने वाली पिस्टल्स इंग्लैंड की पिस्टल्स की तुलना में किसी भी तरह कमतर नहीं थी, ना ही सुंदरता में और ना ही क्वालिटी में। रिपोर्ट से यह भी जानने को मिला कि डामर का उपयोग हर रोज तरह तरह के कार्यों में होता था। राइटर ने इस रिपोर्ट के अंत में सबसे बड़ा कन्फेशन यह लिखा है कि ब्रिटिशर्स ने सिर्फ यहाँ के हीरे जवाहरात लूटने पर नजर रखी। अगर वह यहाँ के ज्ञान, कला, परंपरा को गंभीरता से लेते तो इंग्लैंड का कई गुना ज्यादा फायदा हो सकता था। तो यह थी इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी पर हमारी लास्ट एंड फाइनल रिपोर्ट। हमने 4 पार्ट्स में पूरी वॉल्यूम कवर करने की कोशिश करी है, इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने में हमारी मदद करें। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा वो धर्मपाल जी के ही कलेक्टेड राइटिंग्स वॉल्यूम 3 द ब्यूटीफुल ट्री रहेगा। उस पर हमने कार्य करने की सोची है, जो कि प्राचीन भारत के एजुकेशन सिस्टम पर आधारित है। इसमें हमें सबसे बड़ा प्रश्न कि क्या अंग्रेज हमें शिक्षा देकर गए, इसका उत्तर मिलेगा, जिसके लिए हमें थोड़े समय की आवश्यकता होगी। हम आपसे जल्द मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।